Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today our lecture of the subject is electricity and magnetism, and the topic is magnetic force on a current carrying conductor. अच्छा, आपकी जो आउटलाइंस दी हुई उसमें करंट कैरिंग वायर भी लिखा हुआ है. वायर कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं, तो बात एक ही है. तो ये एडीपी का सेकंड सेमेस्टर का टॉपिक है, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चन. तो लेट्स स्टार्ट. ये नोट्स आपको प्रोवाइड किए हुए हैं. एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग. ये हमारा दूसरा टॉपिक है आज के लेक्चर का. ओके, स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर. अगर टॉपिक से देखें तो टॉपिक के नाम से हमें पता लगता है कि मैग्नेटिक फोर्स यानी मैग्नेटिक फोर्स एफ वी हैव टू फाइंड ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर. व्हाट डज इट मीन? करंट कैरिंग मतलब कि हमारे पास कोई भी वायर है या कोई भी कंडक्टर है जिसमें से करंट पास हो रहा है, और जब उसमें से करंट पास होगा इट मीन्स टू से दैट चार्जेस मूव कर रहे हैं. जब चार्जेस मूव कर रहे हैं इट मीन्स टू से दैट उसके ऊपर फिर फोर्स लग रही होगी. सपोज दैट ये मेरे पास कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर जो हैं चार्जेस मौजूद हैं. जब वो चार्जेस मूव करते हैं तो मूव करते हुए उनके ऊपर फोर्स लग रही होती है, और इस कंडक्टर को हमने प्लेस किया हुआ कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड में, जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में आपको दिखाया हुआ है. ये जो आपको क्रॉस नज़र आ रहे हैं ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो ब्लू कलर का आपको वो सिलेंडर सा टाइप नज़र आ रहा है ये कंडक्टर है. कोई भी वायर समझ लें जिसकी लेंथ क्या है एल है, और इस पर लगने वाली फोर्स क्या है एफ है. अब इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है किसके ऊपर? चार्जेस के ऊपर. चार्जेस मूव कर रहे हैं किसी न किसी वेलोसिटी के साथ. ये आपको वेलोस डॉट्स जो नज़र आ रहे हैं ये किसी भी चार्ज पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है. तो यहाँ पर हमने यही बात डिस्कस करनी है कि जो फोर्स लग रही है वो कैसे है. हम प्रीवियस टॉपिक में ये बात पढ़ चुके हैं, वरना एफएससी में भी हमने ये बात सेकेंड ईयर की फिज़िक्स में ये बात हम पढ़ चुके हैं कि जब किसी भी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, सपोज दैट ये हमारे पास कोई कंडक्टर है और ये जो दो मेरे हैंड्स हैं ये नॉर्थ और साउथ सपोज कर लें, तो यहाँ से फील्ड ऑफ लाइन निकलती हैं, यहाँ पर एंटर हो रही होती हैं, और ये कंडक्टर कोई प्लेस किया हुआ है. तो इस पे कंडक्टर पे लगने वाली जो फोर्स है और इसके अंदर जो मौजूद चार्जेस हैं उस पे लगने वाली जो फोर्स है वो कैसे गिवन होती है? F इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी. अब v से हमारे पास क्या होगा? वेलोसिटी. ये किसकी वेलोसिटी है? ये वेलोसिटी है उन चार्जेस की जो मूव कर रहे हैं हमारे पास. फिर अगर मैं इसको मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखूंगा तो आपने बात पढ़ी हुई है, क्रॉस को वैनिश करते हैं तो फिर क्या पुट करते हैं? साइन थीटा पुट करते हैं. तो ये बन जाएगा F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा. दैट विल बिकम आवर इक्वेशन नंबर 1. अब ज़रा यहाँ पर जो बातें समझने वाली हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट हैं. वो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको अपने माइंड में रखने हैं. वो क्या है कि हमारे पास एक कंडक्टर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, उसकी लेंथ है एल. तो ये वॉल्यूम नहीं रिप्रेजेंट करेगा? ए एल इज इक्वल टू वॉल्यूम होगा. क्यों? एरिया इंटू लेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वॉल्यूम. क्योंकि एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर. लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर. तो मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई मीटर विल गिव अस मीटर क्यूब, एंड दैट इज द यूनिट ऑफ द वॉल्यूम. तो हमने देखना है कि इस वॉल्यूम में कितने चार्जेस पास हो रहे हैं, और वैसे तो बहुत सारे चार्जेस हैं तो हम कहेंगे नंबर ऑफ चार्जेस. तो इसे हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? ए एल को मल्टीप्लाई कर देंगे एन के साथ, क्योंकि हम किसको डिस्कस करने जा रहे हैं कि इस कंडक्टर के वॉल्यूम में नंबर ऑफ चार्जेस फ्लो कर रहे हैं. ये आपको नज़र आ रहे होंगे बहुत से चार्जेस. तो किससे मल्टीप्लाई कर दिए हमने? एन ए एल से, यानी वॉल्यूम को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? एन से. अब जो नंबर ऑफ चार्ज हैं या पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज भी तो होगा. तो हम क्या कहेंगे? पार्टिकल्स कैरियर अ चार्ज, जिसको हम चार्ज किस रिप्रेजेंट करते हैं? ई के साथ. तो फिर हमने अब टोटल नंबर ऑफ चार्ज लेने हैं पर यूनिट वॉल्यूम, यानी इस कंडक्टर के वॉल्यूम से टोटल नंबर ऑफ चार्जेस जो पास होके जा रहे हैं उनको देखना. तो उसकी इक्वेशन बनेगी Q इज इक्वल टू एन ए एल ई. एंड फिर बताता हूँ मैं आपको, एन से हमारे पास क्या होगा? नंबर ऑफ चार्जेस. ए से क्या होगा? एरिया ऑफ द वायर. एल से क्या होगी? लेंथ ऑफ द वायर. और ई से क्या होगा? जो नंबर ऑफ चार्जेस हैं
उनके ऊपर कोई जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर जो चार्ज होगा वो क्या होगा, ई होगा। तो दैट बिकम इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, बड़ा आसान सा मैथमेटिकली फॉर्म है इसकी, तो ज़रा गौर करके देखें यहाँ पर। लेट अ चार्ज मूव विद द ड्रिफ्ट वेलोसिटी मीन्स टू से दैट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है विच इज़ रिप्रेजेंट बाय वी टी। अब जाहिर सी बात है ये चार्ज मूव करता है, सपोज दैट ये चार्ज मूव करता है या यहाँ पर था, यहाँ से वो मूव करता है, ये यहाँ पर आता है, इस पॉइंट से मूव करके इस पॉइंट पर आता है, तो कोई ना कोई डिस्टेंस कवर करता है। अब जाहिर सी बात है यहाँ से यहाँ तक आते हुए कोई ना कोई डिस्टेंस कवर करेगा और कोई ना कोई टाइम भी लेगा, तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल ओवर वी टी। ये वही इक्वेशन है जो 9th क्लास की फिजिक्स में आपने पढ़ा है, डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। अच्छा, अब आपने फिर ये एक और बात पढ़ी थी, करंट की वैल्यू, करंट की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, आई इज इक्वल टू क्यू ओवर टी। अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर क्यू की वैल्यू पुट कर देनी है, ये क्वेश्चन नंबर 1 से, एन ए एल ई। अब एन ए एल ई की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन नंबर कौन सी बन जाएगी, दैट बिकम इक्वेशन नंबर 3, एन ए एल ई। अब टी की वैल्यू ये निकाली हुई आपने वी और डी के साथ, जिसे हमने क्या कहा था कि चार्ज कोई ना कोई डिस्टेंस कवर करता है विद वही कोई ना कोई वेलोसिटी मूव करता है। ये मैं आपको बताता चलूँ एक बार फिर, आपने पढ़ा था v इज इक्वल टू एस ओवर टी। ये s से यहाँ पर लेंथ है, v को इधर ले जाएं और सॉरी v t को इधर ले आएँ और v को इधर ले आएँ, तो ये वो इक्वेशन नहीं बन जाएगी हमारे पास। I इज इक्वल टू एन ए एल ई ओ टी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। टी की वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास एल से एल क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, एन ए ई अपॉन वी डी। अब 1 अपॉन वी डी है, तो ये आपको पता है कि वी डी व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इट विल अप साइड डाउन, डाउन साइड अप, यानी कि यूँ समझ लें कि इसको यहाँ पर ले जाएं, तो ये हमारे पास ऊपर इक्वेशन चली जाए, ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी, तो दैट विल बिकम एन ए ई वी डी, दैट बिकम इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ से आप लोग इक्वेशन नंबर 4 से वी डी की वैल्यू निकालें, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, जो कि इक्वेशन नंबर 5 में बन जाएगी। यहाँ पर वी डी इज इक्वल टू 1 अपॉन एन ए ई, दैट इज इक्वेशन नंबर 5। अब यहाँ पे एक पॉइंट समझने वाला है, वो क्या पॉइंट समझने वाला है कि आपको पता है कि एक चार्ज पे जो फोर्स लग रही होती है, मैग्नेटिक फोर्स, दैट इज इक्वल टू एफ प्राइम, और वो है जिसे मैंने कहा था क्यू वी बी साइन थीटा, जिसे मैंने मॉडिफाइड फॉर्म में कैसे लिखा है, ई वी डी बी। तो ई से क्या होगा, चार्ज, एक चार्ज होगा, ये लिखा हुआ, नाउ वी हैव टू फाइंड द फोर्स, देन द फोर्स ऑन द वन चार्ज। एक चार्ज पे फोर्स क्या होगी, ई वी डी बी। अगर आपने नंबर ऑफ चार्जेस पे फोर्स मालूम करनी है तो जाहिर सी बात है आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, एफ इज इक्वल टू एन ए एल एफ प्राइम, क्योंकि दो फोर्सेस थी ना, ये वो वाली फोर्स है जो नंबर ऑफ चार्जेस के लिए है, ये वो फोर्स है फॉर वन चार्ज के लिए, तो मैंने दोनों का डिफरेंस करने के लिए प्राइम पुट किया हुआ है। तो अब आपने क्या करना है, एन ए एल एफ प्राइम। अब बेटा जी क्या करना है, आपने एफ प्राइम की वैल्यू इक्वेशन नंबर 6 से पुट कर दें, ई वी डी भी बन जाएगा। तो अब यहाँ पर जैसे ही आपने वैल्यू पुट की ये वाली, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, ये वाली, एन ए एल ई वी डी भी बन गई हमारे पास इक्वेशन। अब इसमें वी डी की वैल्यू पुट कर दें, ये वी डी की वैल्यू कहाँ से पुट करनी, इक्वेशन नंबर 5 से। जैसे ही वी डी की वैल्यू पुट करेंगे तो एन ए एल ई सेम हेयर, बट वी डी इज इक्वल टू 1 अपॉन एन ए ई। अब इसे सिंप्लीफाई कर दें तो ए से एरिया कैंसिल आउट हो जाएगा, एन से एन कैंसिल आउट हो जाएगा, ई से ई कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, एफ इज इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस बी। अब ये वेक्टर फॉर्म में आ गई है, क्रॉस प्रोडक्ट है, वैसे वैनिश करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट को तो साइन थीटा आ जाएगा। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट हो गया। लेकिन इसमें आपको एक बात और बताता चलूँ मैं आपको कि अगर हमारे पास वायर है स्ट्रेट तो उसके लिए होगा ये, अगर वायर स्ट्रेट नहीं है, बिलफर्ज वायर हमारे पास कर्व पाथ में है, तो आपने फर्स्ट में भी ये बात पढ़ी हुई है मैकेनिक्स में कि जब कर्व पाथ होता है तो हम उसको स्मॉलर्स पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो इस तरह वायर को भी हम स्मॉलर्स एलिमेंट्स में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास इक्वेशन पर क्या बन जाएगी, डी एल बन जाएगी इक्वेशन, सॉरी हमारे पास जो उसके पार्ट्स होंगे स्मॉल एलिमेंट को क्या बन जाएंगे, डी एल लेंथ बन जाएगी। ये डी एल किसको रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल लेंथ एलिमेंट को, यानी कि हमारे पास वायर थी ना, चले ये आपको बता देता हूँ कि ये बिलफर्ज वायर है और ये कर्व पाथ में है, तो करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम इसे स्मॉलेस्ट पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे को लाइक इस। अब ये छोटा सा सेगमेंट होगा जिसे हम कहेंगे डी एल, ये भी क्या होगा डी एल, ये भी क्या होगा डी एल। तो जाहिर सी बात है हम एक एलिमेंट पे फोर्स की फाइंड आउट कर रहे हैं तो क्या करेंगे, डी एफ इज इक्वल टू आई इंटू डी एल क्रॉस बी। ये इक्वेशन वही है, आई की जगह पे आई पुट किया, एल
ये तो टोटल के लिए था ना, तो फिर क्या हो जाएगा डी एल स्मॉल के लिए। बी क्या रहेगा सेम, क्योंकि बी तो चेंज नहीं होता हमारे पास। अगर आपने होल वायर का मालूम करना है जो कर्व पाथ में है, जाहिर सी बात है फिर आपको क्या, आपको पता है कि इंटीग्रेशन करते होते हैं हम लोग, तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डी एफ, इंटीग्रेशन लेंगे डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल आउट हो जाएगा, एफ बाहर आ जाएगा हमारे पास, और आई इंटू क्या हो जाएगा डी एल क्रॉस बी, विच इज़ द रिक्वायर्ड रिजल्ट फॉर द कंडक्टर। वो कौन सा कंडक्टर है जो कहाँ पड़ा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड में मौजूद है। और देखें ये परपेंडिकुलर है, देखें V और ये क्या है L, ये आपस में क्या है परपेंडिकुलर है। और इस तरह जो मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास वो भी क्या है परपेंडिकुलर है। तो तीनों आपस में क्या है परपेंडिकुलर है, तो फील्ड क्या होगी मैक्सिमम होगी। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो बड़ा इजी टॉपिक है। तो उसमें हम देखते हैं कि टॉर्क ऑन अ करंट लूप। करंट लूप का मतलब क्या है, पहले तो आपको यहाँ पर ये बता चलूँ कि टॉर्क वही है जिसे हम कहते हैं रोटेशनल मोशन जो पैदा कर देती है। एक्चुअली टॉर्क भी एक फोर्स है, और आपको पता होना चाहिए कि टॉर्क फोर्स किस तरह से है। टॉर्क एक्चुअली हमने कहा है रोटेशनल मोशन, तो मोशन कौन जनरेट करती है, फोर्स करती है, तो टॉर्क भी क्या होगी, सिंपल सी बात है फोर्स होगी। लेकिन टॉर्क फोर्स कौन सी है, फिर फोर्सेस भी दो तरह की होती हैं, एक होती है लीनियर, एक होती है रोटेशनल। जो लीनियर होगी वो होगी सिंपल एफ, जो रोटेशनल होगी वो क्या होगी टाउ होगी। तो इसे तो हम कहते हैं डेफिनेशन में, कभी आपने गौर किया हो 9th-10th में आपने पढ़ी होगी डेफिनेशन, अ फोर्स दैट प्रोड्यूस रोटेशनल मोशन, अ फोर्स। तो इसका मतलब क्या हो गया, टार्क भी क्या है एक फोर्स है, बट ये लीनियर मोशन नहीं करती, कौन सी करती है, रोटेशनल मोशन करती है। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू था, मैंने कहा चले आपको बता दूं। ओके, तो कम टू आवर टॉपिक, टॉर्क ऑन अ करंट लूप। ओके, टॉर्क के बारे में बता दिया। अब देखें लूप किसे कहते हैं। एक्चुअली जो लूप है इसको मैं इजी वर्डिंग में अगर आपको समझाऊं तो इसे मैं कहूँगा क्लोज्ड पाथ। क्लोज पाथ, अब जो पाथ हो यानी कोई ऐसा वे हो किसके लिए, करंट के लिए, लेकिन हो क्लोज, उसे कहते हैं हम लूप कहते हैं। ये अपने माइंड में बात बिठा लेनी है आप लोगों ने। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हमारे पास एक रेक्टेंगल कॉइल है। लेट अस कंसीडर अ रेक्टेंगल कॉइल हैविंग अ लेंथ L, हैविंग अ लेंथ B एंड ब्रेड्थ A। ज़रा गौर से देखिएगा कि ये हमारे पास लेंथ है और ये क्या है, इसकी ब्रेड्थ है। तो लेंथ को मैंने किस रिप्रेजेंट किया है, B के साथ, और ब्रेड्थ को किस रिप्रेजेंट किया है, A के साथ। वरना आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास लेंथ है उसको भी L से रिप्रेजेंट करते हैं, जो ब्रेड्थ है उसको भी L से रिप्रेजेंट करते हैं, और हाइट को भी L से रिप्रेजेंट करते हैं। बट हमारा काम यहाँ पे हाइट पे है नहीं। ये मैं आपको बातें इसलिए समझा रहा हूँ लेंथ और ब्रेड्थ वाली, क्योंकि मैथमेटिकली फॉर्म में आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो अब आपने क्या करना है कि इसी को मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ, ये रेक्टेंगल कॉइल है और रेक्टेंगल कॉइल को हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। ये जो आपको एरोज नज़र आ रहे हैं ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही हैं। यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट होता है और यहाँ पर एंड हो रहा है इस तरह से। ये कैसे हुआ, वही मैग्नेट वाली बात ही ले लें, वो दो हैंड्स वाली, कि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, नॉर्थ से फील्ड लाइन निकलती हैं साउथ में जाती हैं। एक हमने क्या रखी हुई, रेक्टेंगल कॉइल रखी हुई है। अब इसकी चार साइड्स हैं, और आपको पता है कि ये जो साइड हैं ये कंडक्टर ही तो है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक साइड हो गई, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक दूसरी साइड हो गई, यहाँ से यहाँ तक थर्ड साइड, एंड दैट इज़ द फोर्थ साइड। एज वी नो दैट द कॉइल इटसेल्फ इज अ कंडक्टर बट इन अ 4 segments, 1 2 3 and 4. As we know that when a conductor is placed in a magnetic field, then a force acting on the conductor is given by that equation, F is equal to I L cross B. What is this? That is the force, magnetic force, which will represent by FB or simply F. I is equal to current, L is the length, और लेंथ मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड B। ओके, तो अब हम इसकी मैथमेटिकली फॉर्म को डिस्कस करते हैं। जो थ्योरी में बातें बताई हैं ये वही हैं जो राइट यहाँ पर की हुई हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग के यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक कंडक्टर है, फिर ये मैंने आपको पहले ही बात बताई है कि इस कॉइल को 4 सेगमेंट्स में कन्वर्ट किया गया है। अब इन 4 सेगमेंट्स के ऊपर लगने वाली जो मैग्नेटिक फोर्स है वो किस तरह से होगी, पहले हम देखते हैं जी कौन सी साइड, हम देखते हैं जी साइड नंबर देख लेते हैं, ये 1 2 ये 3 और ये 4। अगर देखें साइड नंबर 1 और 3 को, ये साइड हमारे पास 1 और क्या है 3 है, इस साइड में देखें तो ये साइड पैरेलल नहीं है। ज़रा देखें, फील्ड ऑफ लाइन इस तरह से आ रही है और ये भी साइड इस तरह से है, तो दोनों आपस में क्या है, ये
पैरेलल हैं। तो जब पैरेलल होते हैं तो एंगल कौन सा बन रहा होता है, ज़ीरो। और आपको पता है कि साइन ज़ीरो क्या होता है, साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है। अब साइन ज़ीरो ज़ीरो पुट करेंगे तो इट मीन्स टू से दैट यहाँ पे लगने वाली फोर्स क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फोर्स, साइड ए पे लगने वाली फोर्स क्या हो जाएगी, जीरो। सिमिलरली इसके अपोजिट में आ जाए, यहाँ पर भी लगने वाली साइड पे फोर्स क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इट मीन्स टू से दैट कि साइड ए और साइड थ्री पर लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगी, जीरो। बाकी बच गई साइड 2 एंड 4, यहाँ पर फोर्स मैक्सिमम होगी। किस तरह से, देखें फील्ड ऑफ लाइन जा रही है इस तरह से और ये साइड है इस तरह से, तो कौन सा एंगल बन रहा है, ज़रा गौर करके देखें तो 90 का एंगल बन रहा है। और हमें मालूम है कि जो साइन 90 होता है वो क्या होता है, 1 होता है, कॉस 90 क्या होता है, 0। तो हमने सिर्फ उसी की मैथमेटिकली फॉर्म निकालनी है, तो वो क्या हो जाएगी हमारे पास। अब ज़रा देखें, वही बात वही है, क्वेश्चन नंबर ए से देखें, आई एल क्रॉस बी। अब वही बात आ जाएगी जो मैं आपको ब्रेड्थ की और लेंथ की बात बता रहा था। तो लिखेंगे आई एल बी, लेकिन इस एल की जगह पे क्या पुट किया हुआ, ए। ओ भाई क्यों पुट किया हमने ए, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक ये लेंथ ही तो है, जिसको मैंने ब्रेड्थ कहा था, जिसको मैंने एल नहीं लिखा, क्या लिख दिया, ए लिख दिया। ये किसके लिए था, साइड 2 के लिए, तो फोर्स उस पर लगने वाली क्या होगी, 2। इस तरह अगर आप साइड इस पर आएंगे, 4 के ऊपर आएंगे, तो यहाँ पर आप क्या पुट करेंगे, साइड 4 की जगह पे F4 पुट कर देंगे, यहाँ पर भी ये आ जाएगा। दैट विल बिकम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। ज़रा गौर करेंगे तो ए इज इक्वल टू एल मैंने यहाँ पर राइट किया हुआ है। अब फिग से देखें, जो हमारे पास नेक्स्ट फिग है बी, ये फिग डायग्राम नंबर बी है। इसमें अगर देखें तो इसमें आपको यहाँ पर 2 फोर्सेस नज़र आ रही होंगी, यानी करंट जो फ्लो कर रहा है हमारे पास उसमें 2 फोर्सेस होंगी। अब करंट भी तो फोर्स लगा प्रोड्यूस कर रहा होता है, एक होगी अपवर्ड और दूसरी क्या होगी, डाउनवर्ड। ये अपवर्ड फोर्स F2 है और डाउनवर्ड फोर्स क्या है, F4 है। अब 2 फोर्सेस हैं बट हैविंग द डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शंस, डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन है। इसका लाइन ऑफ एक्शन इस तरफ है, इसका लाइन ऑफ एक्शन इस तरह से है, तो दोनों का डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन है, बट मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम। और आपको पता है कि जब 2 फोर्सेस हों, डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन और फोर्स हों और अपोजिट डायरेक्शन हो, तो दैट विल जनरेट अ टॉर्क, यानी दैट विल प्रोड्यूस अ कपल। तो इस कपल की वजह से फिर क्या जनरेट होता है, टॉर्क जनरेट होता है। और हमें मालूम है कि टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू पोजीशन वेक्टर, फोर्स इनटू लेंथ, या फोर्स इनटू पोजीशन वेक्टर आर, या फोर्स इनटू मोमेंट आर। ठीक है, वो आपको ये सारी बातें पीछे पड़ी हुई हैं, बेसिक बातें हैं ये वाली। तो फोर्स की वैल्यू पुट करेंगे F2। अब देखें यहाँ पर 2 तरह के टॉर्क हैं, एक यहाँ से लेके यहाँ तक। अब टोटल क्या थी हमारे पास, ये B नहीं थी, तरह ऊपर डायग्राम में देखें यहाँ से लेके यहाँ तक B थी, लेकिन मैं हाफ ले रहा हूँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसे मोमेंट आर्म कहते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक B/2, यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा, B/2। तो मैं F2 के साथ ले रहा हूँ, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस B/2 और ये फोर्स अपवर्ड। इसी तरह जब इस पॉइंट से इस पॉइंट पे लेंगे तो ये भी क्या होगा, B/2 और ये क्या होगा, फोर्स होगी हमारे पास। अब आपने क्या करना है बेटा जी, इन दोनों टॉर्क्स को सम कर देना है, क्योंकि टोटल ले रहे हैं ना। F2 मल्टीप्लाई B/2 प्लस F4 मल्टीप्लाई B/2। तो अब इनको प्लस कर दें, चलें प्लस बाद में करेंगे, पहले करते हैं F2 और F4 की वैल्यूज पुट कर दें। F2 की वैल्यू ये थी, F4 की वैल्यू ये थी, तो दोनों की वैल्यूज पुट की हमने, तो दोनों का एलसीएम लिया, तो क्या आंसर आ गया, IAB। अब ये IAB में कंफ्यूज नहीं होना कि IAB क्या है हमारे पास, बेटा जी B हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, ये B लेंथ है, ये A विड्थ है, सॉरी ब्रिड्थ है हमारे पास। तो ये लेंथ इंटू लेंथ भी लिख सकते हैं इसे, और लेंथ इंटू लेंथ एरिया नहीं बताती हमें, तो AB की जगह पे क्या पुट कर देंगे, एरिया। तो नई क्वेश्चन क्या बन जाएगी, IAB इज इक्वल टू टॉर्क। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो वो क्या हो जाएगा, I इंटू A क्रॉस B हो जाएगा हमारे पास। अब A क्रॉस B हमारे पास जाएगा, ये क्या निकला, टॉर्क। अगर इसको मैं कहता हूँ कि अगर ये एक टर्न थी, अगर नंबर ऑफ टर्न्स हों, यानी यूँ समझ लें कि ये इस तरह की बहुत सारी टर्न्स हों, तो फिर n से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, NIBA साइन ऑफ थीटा। तो क्रॉस प्रोडक्ट तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। यहाँ पर आपको एक बात मैं और बताता चलूँ कि आपको कन्फ्यूजन हो शायद, कि एरिया तो होता है हमारे पास स्केलर, एरिया एक्चुअली है क्या चीज़, लेंथ होती है, लेकिन लेंथ तो हमारे पास कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर। फिर हमने यहाँ पर वेक्टर एरिया कहना है। वो वेक्टर एरिया आपने शायद पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, वेक्टर्स वाले चैप्टर में, कि ये जो n है ना किसी भी सरफेस के ऊपर, जिसे n नॉर्मल वेक्टर कहते हैं, नॉर्मल यूनिट वेक्टर कहते हैं। यानी ये नॉर्मल यूनिट वेक्टर किस लिए यूज़ होता है भाई, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को शो करने के लिए यूज़ होता है, दैट इज़ नाउन एज अ वेक्टर। जब किसी भी स्केलर की हम लोग डायरेक्शन ले लेंगे तो वो क्या बन जाएगी, वेक्टर बन जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पर एरिया क्या हो गया, वेक्टर बन गया। तो ये हमारे थी बेटा जी 2 टॉपिक्स।
तो इंशाल्लाह ताला हम अब जो नेक्स्ट अपना जो है टॉपिक करेंगे स्टार्ट, वो होगा मैग्नेटिक डाइपोल वाला, एम्पेयर्स लॉ वाला। वो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।